मैं यही कहना चाहूँगा दोस्त हू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम और जिन जो एस्पायर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए फ़ील फ्री टू रीच आउट टू मी मैंने पब्लिक डोमेन में अपना ईमेल प्रोवाइड किया है। आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज में खैर मकदम करते हैं। आप जानते हैं हालिया दिनों में यूपीएससी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जिसमें 1000 के करीब जो हैं पूरे हिंदुस्तान भर से यूपीएससी कैंडिडेट्स जो एस्पायरेंट्स थे उन्होंने क्वालिफाई किया है। हमारे साथ आज एक खास मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, गुलाम हैदर, जो कि करगिल लद्दाख से हैं। 633 AIR रैंक के साथ यूपीएससी क्वालिफाई किया है। गुलाम हैदर साहब, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपको भी आपके व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से सलाम और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके साथ इंटरैक्ट करें और मैं अपना जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। सर, सबसे पहले पूरे हमारे टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे, क्योंकि आपने करगिल का ही नहीं पूरे लद्दाख का नाम रोशन किया है और 633 रैंक के साथ आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। थैंक यू सो मच आई एम वेरी ग्रेटफुल बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि यूपीएससी ओवरऑल जर्नी के बारे में हम इस शॉर्ट इंटरव्यू में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं बेसिकली पानीघर से बिलॉन्ग करता हूँ। आई डिड माय बेसिक स्कूलिंग फ्रॉम नून पब्लिक स्कूल पानीघर। उसके बाद मैंने 11th-12th रणबीर हायर सेकेंडरी जम्मू से किया है। उसके बाद मैंने AIEEE के थ्रू NIT श्रीनगर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद मैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिक्रूट हुआ था कैंपस के थ्रू। वहाँ पे भी मैंने काम किया है। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो काफ़ी लंबी जर्नी है मेरी इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में और काफ़ी जी अप्स एंड डाउन्स रही है। बट जी फाइनली आई एम ग्रेटफुल कि एक कंक्लूसिव रिजल्ट मिला मेरे को, तो आई एम सैटिस्फाइड विद दैट। जी सर, जिस तरह से आपने कहा कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी किया है और वहां पे भी आपने काम किया है, तो कैसे आपने कर पाया? क्योंकि यूपीएससी करना काफी एक इंडिया का फाइनेस्ट जो एग्जाम्स में से एक एग्जाम है, उसको क्वालिफाई करना, तो कैसे कर पाया सर? कहाँ से आपका मोटिवेशन आया और कितने अटेम्प्ट में आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया? अ, देखिए बेसिकली मैंने भारत पेट्रोलियम में 1 से 1.5 साल काम किया है। उसके बाद मैं बीमार हो गया था, तो मैं ज जॉब पे नहीं जा पाया। एंड फाइनली इन 2019 आई डिसाइडेड टू लीव द कंपनी एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो 2019 के बाद फुल फ्लेज्ड मेरी पढ़ाई रही है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। बट at the same time I used to give the exam from 2017. So this was my 8th attempt in the exam. और 2019 से मैं दे रहा था, तो कंटिन्यूअसली बहुत सारे स्टेजेस पे मेरे को लर्निंग्स रहे, बहुत सारे फेलियर्स रहे। इनिशियली मेरे से प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता था, फिर इसके बाद में प्रीलिम्स वाला जो हर्डल है वो मैं क्लियर कर पा रहा था, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा था। फिर इवेंचुअली उस पे भी वर्क किया, फिर फाइनली आई गॉट द चांस टू appear for the interview और I last year I appeared for Indian Forest Service interview. So उसके बाद भी मुझे बहुत सारे learnings रहे कि how I can work on interview also. Then this year finally I made to the list. सर, चूंकि यूपीएससी क्वालिफाई करना एक बहुत सारे लाखों लोगों का सपना रहता है और काफी रिस्क रहता है, क्योंकि इसमें जो सक्सेस रेट है यूपीएससी में बहुत कम होता है। तो कब से आपके मन में था कि आपको यूपीएससी के लिए तैयारी करना है और कहाँ से आपने तैयारी की? यानी बेसिक यूपीएससी को लेके कब से आपके मन में आया और कब से आप सीरियसली यूपीएससी के तैयारी में लगे, और कहाँ से और कैसे आपने इस चीज को सक्सेस बनाने के लिए कोशिश किया? क्योंकि आपने कहा कि काफी अप्स एंड डाउन्स भी आपने देखा। जी जी। बेसिकली आई यूज्ड टू स्टडी माय 11th-12th फ्रॉम जम्मू। तो उस टाइम पे मेरा भैया है मिस्टर मोहम्मद ताकी, ही यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। तो
उनके दोस्तों को देख के मतलब तब मैं 11th-12th में था, लेकिन उनको देख के मुझे लगता था कि बैक ऑफ द माइंड मुझे भी लगता था कि ये भी एग्ज़ाम है जो मैं दे सकता हूँ। तो वहाँ से मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिली। बट उसके बाद मैं एनआईटी श्रीनगर गया, वहाँ पे बहुत एक्सपोज़र था। स्टूडेंट यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज़। आई यूज्ड टू हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ सब्जेक्ट्स कि ये होता है, इसमें ये होता है। तो इन माय फाइनल ईयर आई यूज्ड टू स्टडी दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बहुत मुझे मतलब इंजीनियरिंग और टेक्निकल बैकग्राउंड से हट के बहुत इंस्पायरिंग लगा कि वी हैव फंडामेंटल राइट्स, ये इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करी जाए, तो वो सब देख के मुझे बहुत इंटरेस्ट जागा इस एरिया में। तो आई फाइनली डिसाइडेड अ, कि मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगा। एंड आफ्टर दैट भारत पेट्रोलियम में जाके मुझे एक फ्रेंड मिला, मिस्टर दीपक मिश्रा। ही इज करंटली आईएएस बिहार cadre. He used to study for the exam and मैं दीपक से पर्सनली बहुत अटैच था। तो जब मैं दूसरी लोकेशन पे मेरी ट्रांसफर हो गई, तो दीपक ने मुझे एनसीईआरटीज भेजे थे कि हैदर ये पढ़ लेना करके। तो ही मेड टू द लिस्ट अर्लियर टू मी, बट उसने मेरे में ये आग जगा दिया कि यू कैन ऑल्सो डू इट। तो उसके बाद मैंने प्रिपेयर किया। देन आई लेफ्ट द जॉब एंड जम्मू से मैंने प्रिपेयर किया। उसके बाद आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट इनटू जामिया आरसीए। यहाँ पे बहुत बहुत लर्निंग्स किए मैंने। और मैंने देखा कि जामिया आरसीए में यहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर है कि आपको एक्सपोजर भी मिलता है बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ इंटरेक्ट करने का, कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया, आपकी क्या वीकनेसेस है। सो हर तरह के लोग मिलते हैं, तो जिससे आप अपनी छोटी-छोटी गलतियाँ उनसे मतलब उनके पास जाके इम्प्रूव करा सकते हैं। तो ये मेरी जर्नी का बहुत बड़ा खुशकिस्मती रही कि मैं ऐसी-ऐसी जगहों पे पहुँचा और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा इन लोगों से। सर जिस तरह से आपसे कुछ हम आपके एडवाइजेस कहें या सजेशन ओपिनियन कहें जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं उन तक आप किस तरह की सजेशन और एडवाइजेस आपकी तरफ से पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि यूपीएससी का जब जिक्र आता है तो यकीनन लोगों के मन में कई सारे सवालात होते हैं और बताया भी जाता है कि आपको 12 घंटे 15 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है, या किस तरह से जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं आपका क्या स्केड्यूल था प्रिपरेशन के टाइम पे, कैसे आप टाइम को मैनेज करते थे, और आज के टाइम पे खासकर इंफॉर्मेशन का भरमार है, तो उस जिम्न में कैसे आपको जो एक्चुअल जो अपडेट्स, एक्चुअल जो नॉलेज, एक्चुअल जो तालीम आप एजुकेशन लेना है जो सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में, तो कैसे आपने किया सर, उस हवाले से थोड़ा आप जानकारी बताइए प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना चाहता हूँ, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और जितने भी एस्पिरेंट्स के फैमिलीज हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी हिम्मत की कि इतनी टफेस्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। एंड इस एग्जाम से बहुत चीजें आप लर्न करते हो, भले ही आप सक्सीड करते हो या नहीं करते हो, बट इवेंचुअली इंसान जो कि है लर्निंग्स पे डिपेंडेंट है कि हाउ आपने क्या सीखा, क्या आपने अपनी पर्सनालिटी में कितना इम्प्रूवमेंट किया। तो एज ए पर्सन आप बहुत ही इम्प्रूव कर जाते हो, आपकी एम्बिट ऑफ नॉलेज बढ़ जाता है, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाता है। सेकेंडली कि आप एग्जाम को कैसे सक्सीड करेंगे। देखिए एग्जाम के 3 फेजेस है, बेसिकली प्रिलिमिनरी फेजेस है, फिर उसके बाद मेंस फेज है, इसके बाद इंटरव्यू फेज है। तो हर स्टेज के अलग अलग डिमांड्स है, और अ, उस हमको उस एग्जाम को ऐसे ही क्लियर करना है कि जो डिमांड ऑफ द एग्जाम है उसी हिसाब से करना है। आपको सिर्फ 10-10 घंटे 12-12 घंटे बैठ के पढ़ने से ये एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है। आपको एक स्ट्रैटेजिक और स्मार्ट वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी स्टेज जो कि है हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो बहुत बड़ा जो बैरियर है वो यहाँ पे हमें हम जो कि है क्लियर नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है। सो प्रिलिमिनरी फेज की अलग डिमांड है। फॉर एग्जांपल प्रिलिमिनरी फेज में मैं अपने आप पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो अ, मैं सीसैट में मैं क्लियर कर नहीं पाता था, और इनिशियली मेरे को ये गुरूर था कि मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं सीसैट तो आराम से कर लूंगा। बट इवेंचुअली आई फाइंड आउट कि ये भी ऐसा एरिया है जिसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ये भी है कि
हमें ये भी सीखना है कि हमारा बैकग्राउंड वैसा है कि कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स ये वाली पार्ट हम पीछे रह जाते हैं, तो हमें उन चीज़ों पे वर्क करनी पड़ती है। तो मैंने बहुत मेहनत करके इस चीज़ को सीखा, क्योंकि बहुत सारा हेल्प मिला मुझे लोगों से। उसके बाद मुझे ये वाला जो प्रीलिम्स वाला फ़ियर है वो चला गया। उसके बाद मेंस का जो है उसका अलग डिमांड है, कि सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स एंड दैट टू इन अ टाइम बेस्ड मैनर, कि आपको 20 सवाल करने हैं उतने ही टाइम में जितना टाइम यूपीएससी देता है, और एटमॉस्फेरिक कंडीशन उसी एटमॉस्फेयर में करना है कि। और उसके साथ साथ आपको ये चीजें भी देखना है कि हाउ वेल यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर्स, कि आपको ऐसे आंसर्स लिखने हैं जिससे एग्जामिनर को आसानी से पता चले कि जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है वही आपने एड्रेस किया है। बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद फाइनल स्टेज पे आते हैं, तो फाइनल स्टेज में भी आपको जो बहुत सारे बिग नोस है उनको ध्यान देना है, जैसे कि झूठ नहीं बोलना है, वहां पे आपको ब्लफ नहीं करना है, आपको अपना ओपिनियन है उसको एक बैलेंस वे में प्रेजेंट करना है। ये सारी चीजें हैं जो कि आप प्रिपरेशन के दौरान आप ख्याल में रख सकते हैं। सर जनरली आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे कितने घंटे आप पढ़ाई में लगाते थे? देखिए, इनिशियली जब मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलता था तब मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं बहुत पढ़ता था। आई यूज्ड टू स्टडी 8 से 9 घंटे में, बिल्कुल डेडिकेटेडली पढ़ता था लाइब्रेरी जाके जम्मू में। अ, लेकिन बाद-बाद में जब मेरा वो स्टेज चला गया, मेंस आ गया, तो मेंस वाले फेज़ में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो करनी पड़ती है। जब मेंस लिखने वाला टाइम होता है तो आप एक्सटेंड कर पाते हो 9-10 8-9-10 घंटे। लेकिन जब फाइनल स्टेज आता है, इंटरव्यू स्टेज आता है, तो बहुत कम पढ़ाई करी मैंने, लाइक 2 टू 3 आवर्स, 4-5 आवर्स, दैट्स इट। मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग करो, थोड़ा जनरल अवेयरनेस, आस-पास ओपिनियन लोगों की जानो, बस यही चीज़। ऐसा ही स्टेज था। हर स्टेज की अलग डिमांड है। आपको एक थ्रेशोल्ड क्लियर करने के लिए आपको उस स्टेज तक जाना पड़ेगा। अच्छा। इनिशियली जैसे कि आप शुरू में पढ़ाई करते हो तो आपको बहुत इंटरेस्ट होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मैंने पॉलिटी खोला, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं बहुत अच्छे से जानूँ। तो आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट। मतलब लोग भी बोलते थे कि तू बैठा क्यों रहता है? बट मुझे अपना इंटरेस्ट था, मैं शौक से बैठता था, तो मुझे मज़ा आता था वो चीज़ें करने में। लेकिन जब वो सारी चीज़ें हो गए, वो स्टेज क्लियर हो गया, तो आप पढ़ाई मतलब अपना सिटिंग कैपेसिटी कम भी कर सकते हो। लेकिन ये है कि आपको अपनी पढ़ाई से टच नहीं खत्म करना है, आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 3 महीने 10-10 12 घंटे पढ़े, फिर उसके बाद 1 महीने आपने बिल्कुल टच ही खो दिया, आप डिप्रेशन में चले गए, या आप किसी और रीज़न से छोड़ दिया। ये आई थिंक द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम ऐसा ही है कि आपको कंटीन्यूअस एफर्ट के थ्रू ही ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। सर किन चीज़ों को खासकर अवॉइड करने की ज़रूरत है जब आप यूपीएससी की तैयारी करने में स्टार्टिंग से एंड तक आपको बैठना होता है, तो किन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है? देखिए, एज़ सच ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ किसी चीज़ को अवॉइड करे, किसी चीज़ को करे। ये भी एक एग्ज़ाम ही है, तो जिस तरह बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का डिमांड है, वैसे भी इस एग्ज़ाम का डिमांड है। आपको इमोशनल नहीं होना है एग्ज़ाम को लेके। ये मतलब ओवर द टाइम मुझे फ़ील हुआ कि इस एग्ज़ाम को भी आप मैकेनिकली इसको क्लियर क्रैक करना है, कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द पेपर, कि आपको पता है कि प्रीलिम्स में इस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वही पार्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, ना कि आपको सारी चीज़ों पे फ़ोकस करना है। तो थोड़ा स्मार्ट वे में आप काम कर सकते हो। बिग नोज़ में यही है कि आप अपना टच नहीं छोड़े, मतलब आपको कंटिन्यूअसली पढ़ने की ज़रूरत है, और नोट मेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। नहीं करने वाली चीज़ें तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि हर कोई इंसान है, सारी चीज़ें कर सकते हो आप, लेकिन एक बैलेंस वे में करना बहुत ज़रूरी है। सर आज के टाइम पे स्क्रीन टाइम का बहुत ज़्यादा शिकार है और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपका क्या शेड्यूल रहता था? कैसे आप कंट्रोल करते थे अपने स्क्रीन टाइम को और सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके ऊपर प्रिपरेशन के टाइम पे?
जी, जी, बिल्कुल ये सोशल मीडिया यही इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप इससे मतलब इनिशियल फ़ेज़ में आई यूज्ड टू अ, मैं चलाता था इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक ये सब तो लेकिन इवेंचुअली मुझे क्या हुआ कि जब मेरी जर्नी थोड़ी लंबी होने लगी तो मुझे पर्सनली मतलब फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट वाला टाइप हो गया कि मैं तो यहीं रह गया, बाकी मेरे दोस्त बहुत एन्जॉय कर रहे। तो एक मेंटल पीस के लिए मैंने इन सारी चीज़ों को बंद किया था एज़ सच और ये है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो कि आप फ़ोन पढ़ाई करते टाइम बिल्कुल फ़ोन को दूर रखें बिल्कुल आप फुल अपनी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका मेंटल हेल्थ पे कोई इश्यू नहीं है या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है दूसरी चीज़ों से तो आप चला सकते हो लेकिन थोड़ा हाँ, एक मतलब एक कॉन्शियस वे में चलाना बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रील देखते रहें रात भर, फिर उसके बाद अगले दिन लेट उठे, फिर दिन में 2 घंटा पढ़ाई करें, ऐसा नहीं होना चाहिए बट ठीक है, फ़ोन चला सकते हैं लेकिन स्क्रीन टाइम पे ये सब पे ध्यान रखना ज़रूरी है। हैदर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि आपको एक स्मार्ट वे से प्रिपेयर करना है यूपीएससी के लिए, एक कैलकुलेशन के साथ आपको तैयारी करना है, थ्रेशोल्ड के हिसाब से कंप्लीट करते जाना है। तो आपने कहा कि इमोशनली इस एग्जाम को नहीं लेना है और आपको एक बैलेंस वे में इसको प्रिपेयर करना है और एक स्मार्ट वे से प्रिपेयर करना है। तो क्या आपका, जैसे क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि इसमें काफी रिस्क फैक्टर रहता है, तो क्या यूपीएससी एस्पायरेंट्स जो प्रिपेयर करते हैं उनका प्लान बी भी रहता है? और प्लान बी रहना क्या जरूरी होता है रखना, ताकि अगर क्वालिफाई ना हो तो प्लान बी की तरफ कम से कम चले जाए? देखिए मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप इनिशियली डेडिकेटेडली आप 3 साल या 2 से ढाई साल बिल्कुल एक ही फ़ोकस रखिए, गोल रखिए कि मुझे यूपीएससी ही क्लियर करना है, यूपीएससी देना है। आप उस 1 2 ढाई साल में बिल्कुल भी बाकी चीज़ों की तरफ मत ध्यान दीजिए कि मेरे से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। आफ्टर दैट आपका वो जो थ्रेशोल्ड है वो क्लियर हो चुका होता है, उसके बाद आप दूसरे एग्ज़ाम भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पर्सनल केस में मेरा था कि मैंने 2 साल पढ़ाई करी, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सीएपीएफ दूँगा। तो मैंने दिया और मेरा हो रहा था, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। फिर आई डिडन्ट अपीयर फॉर द इंटरव्यू उसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए मैंने हालाँकि मैंने एक बारी बैंक का भी एग्ज़ाम दिया, इतना मेरा लो फ़ेज़ आ गया था कि मैं बैंक के पेपर के लिए भी अपीयर हो जाऊँ। फॉर्च्यूनेटली मैं वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि अ उस एग्ज़ाम की अलग डिमांड है तो अ, नहीं कर पाया तो फिर मैंने सोचा कि यार ये मतलब ये सब मेरा फ़ोर्टे नहीं है तो मैंने सोचा कि यूपीएससी ही है जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी था और मुझे जब मैं पढ़ता था और दूसरे लोग जिनके सिलेक्शन होती थी तो मुझे लगता था कि मेरे और इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है बस थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी वीकनेसेस है जो मैं सीख के आई कैन आल्सो क्लियर एंड गेट इंटो द सर्विस। सर, मेंस में आपका क्या सब्जेक्ट था? और सब्जेक्ट को लेके कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स का एक वो रहता है, कंसर्न एक रहता है कि इस सब्जेक्ट में ज्यादा क्वालिफाई होने का चांस रहता है, इसमें नहीं। तो इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, देखिए मेरा ऑप्शनल जो कि है एंथ्रोपोलॉजी था मैंने स्टार्ट में लिया था एंथ्रोपोलॉजी 2018 में मैंने जेकेपीएससी दिया था तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ था तो मैंने बिल्कुल बिना पढ़े दिया था मतलब बहुत कम तैयारी के साथ तो मुझे ये लगा कि एंथ्रोपोलॉजी में मैं कर सकता हूँ, तो फिर मैंने इसी सब्जेक्ट को पकड़ा और इसी पे वर्क किया। लेकिन बहुत सारे फेजेज़ ऐसा आए कि मैं एंथ्रो में मतलब कमज़ोर पड़ रहा हूँ या मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ब एंथ्रोपोलॉजी का डाउन साइड जा रहा है, बाकी सब्जेक्ट्स का अप साइड जा रहा है। ऐसा आई थिंक आई मतलब मैं पर्सनली मैंने फ़ील किया कि ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसको आप लंबे टाइम तक पढ़ सकते हो, उस सब्जेक्ट को ले लो और उसी सब्जेक्ट पे वर्क करो और डिमांड ऑफ द एग्जाम क्या है उस सब्जेक्ट को लेके वो ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि ये मिथ लेके चलें कि ये सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा चलता है ये सब्जेक्ट कम चलता है ऐसा कुछ नहीं है टॉपर्स हर सब्जेक्ट्स में से अच्छे अच्छे स्कोर लेके आते हैं और यही है कि आप कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका एप्टीट्यूड है वही ले लें ना कि ये मार्केट में जो भी कोचिंग इंडस्ट्री है ये कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं अपना बिज़नेस चलाने के लिए, ये सब पे ध्यान नहीं देना है। आपको अपने इंटरेस्ट और अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करना है।
सर एक अहम जिस तरह से आपने कोचिंग इंडस्ट्री की ज़िक्र की, तो यूपीएससी के लिए कोचिंग क्या अहम है? कोचिंग लेना या कोचिंग के बगैर भी आप इस चीज़ को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं? देखिए कोचिंग एज़ सच इम्पोर्टेंट नहीं है इस जर्नी में। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनने बिना कोचिंग के टॉप 10 रैंक में लाया है इस एग्ज़ाम में बिल्कुल बिना कोचिंग के, मतलब लिटरली बिना कोचिंग के घर बैठ के जेन्युइनली मैंने पर्सनली उन लोगों से मिला है, मतलब बिना कोचिंग के, मतलब बिना कोचिंग के। और कोचिंग से ये है कि आपका तैयारी जो कि थोड़ा आसान हो सकता है, आप क्या शेड्यूल बन सकता है, आपके में कांसेप्ट क्लैरिटी आ सकता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है, आपकी जर्नी का टाइम थोड़ा कम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर आप फाइनेंशियली वेल ऑफ है तो आप कोचिंग जॉइन कर सकते हो। अदरवाइज़ अ, जॉइनिंग कोचिंग एंड गोइंग टू दिल्ली ये सब बहुत उतना फ्रूटफुल नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम है। और आजकल तो ये है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, आई थिंक प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम इज अ गुड अल्टरनेटिव विद रिस्पेक्ट टू गोइंग टू दिल्ली एंड स्पेंडिंग होल लॉट ऑफ मनी, ये सब है। सर लद्दाख के टोपोग्राफी को आप अच्छे से जानते हैं और लद्दाख चूँकि आप खुद लद्दाख से हैं, तो लद्दाख के माहौल को भी आप अच्छे से जानते हैं। तो लद्दाख में जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, पहले तो कहीं न कहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू रहता था या इकोनॉमिकली काफ़ी कहीं न कहीं लोग एफर्ट नहीं कर पाते थे। तो जनरली जो लद्दाख के अंदर स्टूडेंट्स हैं, उन तक आप किस तरह की अहम मैसेज पहुँचाना चाहेंगे जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं? आज के टाइम पे उनके लिए क्या किस तरह की एवेन्यूज़ हैं? कहाँ वो गाइडेंस ले सकते हैं? कैसे वो कोचिंग कर सकते हैं? न देखिए बहुत सारे एवेन्यूज़ है, कोई भी इंडिया के कहीं भी कोने में कोई भी स्टूडेंट बैठा हो, लद्दाख बैठा हो, बी इट नॉर्थ ईस्ट बैठा हो, बी इट कोई ट्राइबल एरियाज़ ऑफ छत्तीसगढ़ बैठा हो, हर किसी के लिए कनेक्टिविटी है और इंटरनेट इज़ द बिग लेवलाइज़र। और ये जो कि एक बहुत बड़ा एवेन्यू देता है कि आप जो कि है, यू कैन कम्पीट विद द गाय हू इज़ सिटिंग इन दिल्ली और एनी अदर पॉश एरियाज़ ऑफ इंडिया। तो ये है कि इन्फॉर्मेशन आपके पास सब कुछ है, गाइडेंस आपके पास है और बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारे रेज़िडेंशियल कोचिंग एकेडमीज़ है जहाँ पे जिसके एंट्रेंस क्लियर करके या जिस एग्ज़ाम में अपीयर होके आप वहाँ जा सकते हैं। जैसे कि अ, हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी का है रेज़िडेंशियल कोचिंग एकेडमी, देयर इज़ आईसीपी है श्रीनगर में। उसके बाद दिल्ली में बहुत सारे हैं, जामिया आरसीए है, हमदर्द स्टडी सर्कल है, जेएचआरसीए है, अतिया फाउंडेशन है, बहुत सारे हैदराबाद में है, हज कमिटी वालों का है, शिबली फाउंडेशन करके है। तो आप में बस ये होना चाहिए कि आप में वो ज़ील होना चाहिए कि आपको करना है और घर से निकलने की दूरी है, आपको उसके बाद बहुत सारे एवेन्यूज़ मिलेंगे कि इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के। सर इंटरव्यू में जब आप पहुँचे तो इंटरव्यू कैसा रहा आपका और किस तरह के क्वेश्चन्स आप को इंटरव्यूअर्स के द्वारा किया गया? चूँकि बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ आपका हमने देखा उसमें लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में कई सारे सवाल जो है वो पूछ रहे थे मॉक इंटरव्यूज़ में। तो क्या मेन जो आपका इंटरव्यू था वहाँ पे भी लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में आपको सवाल कर रहे थे? अ, मैं बहुत फॉर्च्यूनेट था कि मैंने लास्ट ईयर भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू दिया था, तो इस साल भी मैंने दिया सीएससी का। तो एक्सपीरियंस ये था कि अ, आपके पास एक बहुत बड़ा एज है कि आप ऐसे रीजन से आते हैं, तो वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर्स है अ, उनको उनके लिए आप बहुत एक एज़ अ गेस्ट की तरह होता है कि बहुत अलग सा बहुत रिमोट एरिया से वन्स इन अ व्हाइल एक बंदा आ रहा है 2-2 3 साल में हमारे पास, तो उनको ये अपॉर्च्युनिटी मिलता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, उस एरिया के बारे में जानने के बहुत इंटरेस्ट रखता है। तो दोनों बारी मेरा इंटरव्यू स्टार्ट ही लद्दाख से हुआ। और इस बारी तो ऐसा हुआ कि द चेयरमैन कांग्रेचुलेटेड मी कि आई वाज़ द फर्स्ट कैंडिडेट फ्रॉम लद्दाख फॉर हिम टू टेक इंटरव्यू। इस पूरे जर्नी में आपको किस तरह की सपोर्ट जनरली कहाँ-कहाँ से रहा? और क्या फैमिली का सपोर्ट भी इक्वल इम्पोर्टेंट रहता है और फैमिली की तरफ से किस तरह की मदद आपको रहा? जी बहुत सपोर्ट चाहिए होता है क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही
टफ है और बहुत फेजेस में है, तो आप हर फेज में फेल होके वापस आ जाते हो, तो इन द एंड आपको फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पर्सनली आई वाज़ डीपली अटैच्ड टू माय लेट अंकल हाजी गुलाम हैदर। ही यूज्ड टू कॉल मी व्हाइल आई वाज़ गिविंग माय 2021 मेंस। उसके बाद मेरे मम्मी-पापा भी बहुत हाँ, हर रोज़ फ़ोन करके मेरे भैया ये सब मतलब फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके फ्रेंड सर्कल का जो पीयर ग्रुप है, उसका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन द एंड आपको आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग वही लोग पर्सनली आपको अच्छे से जानते हैं। आपके घर वाले उतना अच्छे से नहीं जानते आपको, तो जो पीयर ग्रुप है, आपके जो क्लोज़ फ्रेंड है, वो आपको मुँह पे आके बोलना कि हैदर तू ये गलत कर रहा है, तेरा ये एरिया वीक है, यू नीड टू वर्क ऑन इट। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो जो भी प्रिपेयर कर रहा है, हैव ए गुड पीयर ग्रुप जिनसे आप सीखे, जिनसे आप उनको सिखाए, तो एक कलेक्टिवली वे में क्लियर करने वाली बात है ये एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला एग्ज़ाम है। हर स्टेज पे आपको फेलियर देखने को मिलता है, तो इमोशनल सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिर पे आप जनरली किस तरह के मैसेज लद्दाख वासियों तक आप पहुंचाना चाहेंगे? हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूँगा दोस्त हू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, और जिन जो एस्पायर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, फ़ील फ्री टू रीच आउट टू मी। मैंने पब्लिक डोमेन में अपना ईमेल प्रोवाइड किया है, वो मेरे तक पहुँच सकते हैं ईमेल के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन हो, एनजीओज़ हो, दे कैन यूटिलाइज़ माय experience कि I'm available to provide my experience to them to the fullest। और मैं चाहता हूँ कि जो भी एक्सपीरियंस मैंने सीखा, मैं पूरे कम्युनिटी को के साथ शेयर करने के लिए, और आई वांट टू सर्व इन माय फुलेस्ट कैपेसिटी, कि कोई भी प्रिपेयर करो, किसी कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, बी इट getting into Jamia RCA or getting into any other academy, I want to give my fullest to help them। यही मेरा फिलहाल ये ओपिनियन है, और ये भी है कि कमिंग डेज में मे बी आई इंटरेक्ट विद अदर फेलो एस्पिरेंट्स, कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं एस्पिरेंट्स का, स्पेशली फ्रॉम लद्दाख, बिकॉज आई हैव मेनी फ्रेंड्स जिन्होंने लद्दाख में काम किया है। और वहाँ पे भी एक आरसीए है, मैंने सुना था कि वहाँ पे भी उन्होंने काम किया है, तो वहाँ पे भी देखेंगे कि कोई हेल्प हो सकता है, तो विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव देयर। थैंक यू सर। एक सवाल मिस हो गया बीच में। सर, चलिए गुलाम हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ यूपीएससी के 633 रैंक के साथ क्वालिफाई कर चुके लद्दाख से गुलाम हैदर अपने यूपीएससी जर्नी शेयर कर रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे यूपीएससी को तैयारी करने के लिए एक कैंडिडेट का कोशिश जरूरी होता है। आप तक एक खास प्रोग्राम, इस खास इंटरव्यू के जरिए खास मैसेज और खास अपडेट शेयर करने की कोशिश कर रहे थे। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम।